आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। और ये EMR PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड इतिहास और UGC नेट, इन तीनों में ये टॉपिक चलता है कि प्राचीन भारतीय स्रोत, वहाँ से ये टॉपिक है जहाँ से हमने पढ़ दिए। साहित्यिक स्रोत सारे पढ़ लिए हमने। अब विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ेंगे जिसके अंदर यूनानी, चीनी और अरबी, ये तीन टॉपिक हमारा है अगर आपने सिलेबस देखा हो तो। और यूनानी किस के शासनकाल में, सिकंदर से पहले कौन कौन से आए थे, सिकंदर के साथ कौन कौन से जो इतिहासकार जो भी आए थे, और सिकंदर के बाद आने वाले, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो गुप्त शासन है मौर्य वंश के शासनकाल में कौन आए थे, पूरी डिटेल यहाँ से हम देखेंगे। फिर देखेंगे चीनी यात्री, चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, मिहिर कुल के समय कौन आया था, हैंसोंग के समय, फिर इतर सिंह के समय कौन कौन से आए थे, पूरी डिटेल से A to Z पूरी वर्णन करेंगे हम। फिर अरबी यात्री जिसमें इब्न खरदून, फिर सुलेमान मीर बोज के समय आया था, अल मसूदी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, अल बरूनी महेंद्रपाल प्रथम के साथ आया था, प्रथम के समय आया था सॉरी। और उसके बाद हम देखेंगे ये सारे नोट्स, ये मैंने नोट्स बनाए हैं पूरे, ये आप देख सकते हो। यहाँ से पूरी डिटेल से बनाए, आपको आराम से पूरे समझाऊंगी मैं। और मैं चाहती हूँ कि विदेशी यात्रियों का विवरण चाहे ज़्यादा टाइम लगे लेकिन पूरा करना आज एक टॉपिक। और नोट्स मैंने यहाँ से बनाए हैं, सौरभ चौबे की बुक है प्राचीन इतिहास, और यहाँ से टॉपिक है ये सौरभ चौबे की बुक है। और ये सारे नोट्स हैं ना, अथॉरिटी सोर्स है। और ये देख सकते हो ये सारे चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भी आए वगैरह आए, सारे चीनी यात्री पूरी डिटेल से। और ये है ना दृष्टि IAS जो है ना UGC नेट की बुक है, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और दृष्टि इतिहास की जो है ना UGC नेट, दोनों के टॉपिक है और सिलेबस है। तो सिलेबस अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, विदेशी यात्रियों का विवरण है। और ये सारे नोट्स मैं आराम से आपको दे दूंगी, पढ़ा दूंगी, अभी देख लेना आप। तो मैंने बता दिया आप पहले कौन आया था, बाद में कौन आया। ये जो आया था ना स्काईलैक्स और हिकेटिस स्काईलैक्स के बाद आया था। और स्काईलैक्स है ना, स्काईलैक्स ये ईरानी जो शासक था ना नरेश दारा के सिंधु नदी की खोज में इसको भेजा था स्काईलैक्स को, और ये भारत आया था। हिकेटिस ने दूसरा यूनानी शासक था। पहले यूनानी शासक हम पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। आज मैं पूरी डिटेल से आपको दे दूंगी क्या क्या है। और भारतीय संस्कृति में संबंधित सूचनाओं को संकलित किया था टेसियस ने। तो टेसियस ने जो संस्कृति की जो सूचनाओं को संकलित किया था। और ईरान का राजवेद था, कौन था, टेसियस था ना, ये ईरान का राजवेद था, इसने किया था। ये सारे नोट्स हैं बनाए हुए, मैं नोट्स बाद में दूंगी आपको, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ इम्पोर्टेंट। और सिकंदर के साथ आने वाले नियाकर्स था, सिकंदर के जो साथ आया था। फिर मेगस्थनीज का तो इम्पोर्टेंट है, और फयान के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो मैं बता दूं, फिर आपको पूरा का पूरा नोट्स से समझाऊंगी। ये विदेशी भारत आने वाले यूनानियों का क्रम है, आप देख सकते हो। प्रथम में कौन आए थे, यूनानी, चीनी, फिर अरबी, लास्ट में चीनी अरबी आए थे, है ना। किस किस के शासनकाल में आए थे, तो प्रथम हम यूनानी पढ़ रहे हैं। ये यूनानी शासक था स्काईलैक्स, मैंने बता दिया। ईरान का शासक राजा का यूनानी, दारा का यूनानी सैनिक था ये। और हिकेटियस, मिलेटिन, ये दोनों हेरोडोट से पूर्ववर्ती थे, ये दोनों पहले आए थे। फिर टेसियस, ये ईरानी राजवेद था। टेसियस कौन था, ईरानी राजवेद था। भारत पर इंडिका व फारस पर फरसी का नामक इतिहास लिखा था। तो भारत पर प्रथम इंडिका टेसियस ने लिखी थी, उसके बाद किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने। फिर हेरोडोट्स, इतिहास का पिता, यह भी कभी भारत नहीं आया। इसने हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व भारत व फारस संबंध में अनुश्रुतियों के आधार पर, यानी कहानियां, किंवदंतियां कहते हैं ना हमारे यहाँ, कहावतें या पुराने जमाने की, वो उन्हीं के अनुसार इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। लेकिन ये भारत नहीं आए थे। कौन नहीं आए थे, हेरोडोट्स। और स्काईलैक्स टेसियस ये नहीं आए थे, सिर्फ सिंधु घाटी तक ही आए थे कुछ वर्णन करने के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से भारत ये नहीं आए थे। उसके बाद जो सिकंदर के साथ जो आए थे ना, और नियोकर्स है ना, ये सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था नियोकर्स, और ये सिकंदर के साथ भारत आया था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले ये तीन थे। ओनेसिक्रिटिस, इन्होंने सिकंदर पर जीवनी लिखी थी। और ब्यूलस युद्धों का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, भारत के बारे में लिखा था इन्होंने भी। किसने, ब्यूलस ने भी लिखा दिया। और तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। ये मौर्य काल में भारत आने वाले यूनानी शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तो फयान आया था। मेगस्थनीज, डाइमैक्स और डायोनिसिस, ये तीन आए थे ना, ये मौर्य काल में आए थे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, डाइमैक्स आया था बिंदुसार के समय, डायोनिसिस आया था अशोक के समय। ये सभी हम डिटेल से देखेंगे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था 4 वर्षों तक, ये रहा था 4 वर्षों तक भारत में रहा। इंडिका का मूल रूप उपलब्ध आज भी नहीं है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था, किसने कहा था, मेगस्थनीज ने। दास प्रथा भी नहीं थी, ये किसने कहा था, ये भी मेगस्थनीज ने कहा था। और इन्होंने कहा था
लेखन कला का भी इनको ज्ञान नहीं था। लेकिन जो कार्टियस है ना, बताता है पेड़ की छाल पर लेखन कार्य होता था, यानी कि ये बताता है कि हुआ था। लेकिन ये मेगास्थनीज कहता है कि लेखन कला नहीं होती थी। मेगास्थनीज पांड्य देश में 7 साल की माता का उल्लेख करता है। पांड्य जो चोल चेर पांड्य है ना, वहाँ 7 साल की माता का उल्लेख करता है। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा हम आज के टाइम में देखें तो हमारे छोटी बच्ची होती है, उसे भी हम लक्ष्मी कहते हैं, माता कहते हैं, तो उस तरफ से उसने उस तरफ से मान लिया होगा, लेकिन नहीं है। और पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताता है कौन? मेगास्थनीज। और मौर्य प्रशासन नगर प्रशासन की 6 समितियों का वर्णन करता है। कपास सिंडन का भी जिक्र भी कौन करता है? मेगास्थनीज। फिर 1846 में स्वानबैक तथा 1891 में JW मैकक्रीडल ने इंडिका था ना, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने किया था? स्वानबैक और मैकक्रीडल ने किया था 1846 और 1891 में। फिर है डाइमैक्स सीरियाई राजा एंटियोक्स का राजदूत था और बिंदुसार के समय आया था डाइमैक्स। और कहाँ का था? सीरियाई और एंटियोक्स के राजा का था। बिंदुसार के दरबार में आया था। मंदिरापान और अप्सराओं की मांग किसने की थी? डाइमैक्स से की थी, बिंदुसार ने की थी। और फिर है डायोनिसिस मिस्र नरेश टॉलेमी द्वितीय को फिलाडेल्फिस के रूप में अशोक के दरबार में राजदूत भेजा था। तो टॉलेमी द्वितीय था ना, मिस्र का राजा, उसने उसको राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में भेजा था। फिलाडेल्फिस जो राजा था उसने, और अशोक के दरबार में भेजा था डायोनिसिस को। मौर्य उत्तर काल में यूनानी यात्री कौन कौन आए थे? इन मौर्य काल के बाद प्लिनी, स्ट्रेबो, टॉलेमी और पेरिप्लस ऑफ प्लिनी द एल्डर 23 से 79 ईस्वी में आया था। प्रथम शताब्दी 75 के आसपास में लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, प्लिनी की बुक है, नेचुरल हिस्ट्री का लिखी। ये इटली का नाविक था। कौन था? प्लिनी ना इटली का नाविक था, और इसने नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक लिखी थी। भारत व इटली के मध्य व्यापार पर आने वाले देशवासियों का निंदा करता था। यानी भारत और इटली से जितने भी मध्य भारत आने वाले देशवासियों की निंदा करता था। भारत में जो भी आता था ना व्यापार, क्यों करता था? क्योंकि रोम में भारी मात्रा में भारत को निर्यात होने वाले सोने का दुख प्रकट करता था। भारत में जो भी आता था तो व्यापार वस्तु विनिमय का कारण था, तो सोना देते थे, और यहाँ से काली मिर्च है, चंदन की लकड़ी है वगैरह यहाँ से ले जाते थे, तो जिससे सोना भारी मात्रा में भारत आता था। तो इसका ये विरोध कौन करता है? प्लिनी करता है, क्योंकि ये इटली का था और यूनानी शासक था। भारत में बहुमूल्य रत्नों और पत्थरों की जननी भी कहता है। कौन कहता है? प्लिनी कहता है। इसमें भारतीय वनस्पति, खनिज और पशुओं की जानकारी मिलती है। तो भारतीय वनस्पति, पशुओं की, पेड़ पौधों की, खनिज की जानकारी मिलती है। प्लिनी की कौन सी पुस्तक है? नेचुरल हिस्टोरिका में। अब है स्ट्रैबो है ना, स्ट्रैबो, ये अन्य यूनानी शासक था। प्रथम शताब्दी ग्रीक भाषा में जियोग्राफी या भूगोल नामक ग्रंथ लिखा था। ईरान का निवासी था। तो प्लिनी था ना, वो इटली का था। स्ट्रैबो है ना, वो ईरान का निवासी था। इसके 15वां अध्याय था ना, में भारत और ईरान के व्यापार का उल्लेख है। और इसने डिमैक्स का पहला स्थान और मेगास्थनी को दूसरा स्थान झूठों की जमात का है। तो झूठों की जमात किसने कहा है? स्ट्रैबो ने कहा है। किसको कहा है? एक तो डाइमैक्स को कहा है और एक मेगास्थनी को कहा है कि ये झूठे हैं। जो भारत के इतिहास में जो लिखता है ना, ये बिल्कुल झूठा लिखा है इन्होंने। फिर है टॉलेमी ग्रीक भाषा के जियोग्राफी शब्द, इसकी ग्रीक भाषा में लिखा था इन्होंने भी जियोग्राफी जो लिखा था स्ट्रैबो ने, वो भी जियोग्राफी लिखा था, वो भी ग्रीक भाषा में, और टॉलेमी का भी ग्रीक भाषा में लिखा था। और यह दूसरी शताब्दी की पुस्तक है। ये दूसरी शताब्दी में आए थे टॉलेमी ने, जो जियोग्राफी या भूगोल लिखा, और ये प्रथम शताब्दी में थे स्ट्रैबो। इस तरह याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि जियोग्राफी इनकी भी पुस्तक है स्ट्रैबो की, और जियोग्राफी टॉलेमी की भी पुस्तक है, लेकिन इनकी भी ग्रीक भाषा में। लेकिन स्ट्रैबो था ना, वो ईरान का था। और इसके 15 अध्याय में भारत और ईरान के व्यापार का संवर्णन है। और इसकी जियोग्राफी थी ना, जो टॉलेमी की, जो कहाँ के थे, उनकी भाषा थी पुस्तक, ये दूसरी शताब्दी की पुस्तक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानचित्र है ना, मानचित्र तैयार किया जो अशुद्ध और त्रुटिपूर्ण था। इन्होंने की जो किया था ना, मानचित्र का किया था, और इन्होंने भारत की नदियों का वर्णन किया था। तो टॉलेमी ने भारत का मानचित्र बनाया था, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण, अशुद्ध था, और नदियों का वर्णन किया था। लेकिन स्ट्रैबो था ना, उसके अंदर ईरान और भारत के व्यापार का वर्णन था। जो स्ट्रैबो की जियोग्राफी थी, और इसकी भी जियोग्राफी थी। स्ट्रैबो है ना, वो प्रथम शताब्दी में आया था, और स्ट्रैबो प्रथम शताब्दी में, और टॉलेमी दूसरी शताब्दी में भारत आया था। इसने नदियों और भारत के मानचित्र का वर्णन किया था। उसने ईरान और भारत के व्यापारिक जो समझौते थे, व्यापार का वर्णन किया था। ऐसे आप याद रखना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लाल सागर की यात्रा।
यह अज्ञात यूनानी नागरिक था। मैंने यहाँ नाविक लिखा है। प्रथम शताब्दी में भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। तो प्रथम शताब्दी में जो भारत के बंदरगाह कौन कौन से थे और व्यापारिक वस्तुएं कौन कौन सी थी उसकी जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी मिलती है और 80 से 115 में लिखी गई थी। ये इनके लेखक का पता नहीं, लेकिन ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है ना, ये लाल सागर की यात्रा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जो भारतीय इतिहास में जितने भी स्रोत है ना उसके लिए मैंने विदेशी यात्रियों का विवरण का बनाया था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं बना था, इसलिए वापस मैं स्टार्ट से तीनों टॉपिक यूनानी, चीनी और अरबी का बनाना चाहती हूँ। एक ही वीडियो में कोशिश करूंगी, अगर हो जाए तो, नहीं होगा तो एक और वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो विलफ्रेड हॉर्वे और शॉफ ने किया था। किसका? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का, है ना, इंग्लिश में अनुवाद किया था। फिर है प्लूटार्क, ये यूनानी इतिहासकार था। पैरेलल लाइन और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये इनकी 2 पुस्तक हैं। एंट्रोकॉर्स, प्लूटार्क है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकॉर्स कहता है। कौन कहता है? प्लूटार्क। और सिकंदर की भेंट का उल्लेखन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख कौन करता है? प्लूटार्क करता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकॉर्स कहता है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य सैन्य संख्या 6 लाख बताता है और 6 लाख सेना के साथ उसने भारत की जनता को रौंद डाला था। ये भी प्लूटार्क ने ही कहा था। किसने कहा था? प्लूटार्क ने कहा था। फिर एक कासमास पुस्तक क्रिश्चियंस टोपोग्राफी यानी कीचड़ का महादेश, किसने कहा था? कीचड़ टोपोग्राफी यानी कीचड़ का महादेश। उपनाम है इंडिको प्लीज डस्ट, भारत तक तैरने वाला, इसको कहा था कासमास को। यह वह यूनानी था जहां आकर बौद्ध, यहाँ आकर बौद्ध बन गया था। यूनानी शासक था लेकिन भारत में आकर यह बौद्ध बन गया था। और भारत श्रीलंका के संबंध का विशेष उल्लेख करता है कॉसमॉस। अब बढ़ेंगे हम चीनी यात्रियों का वर्णन। चीनी यात्रियों में कौन कौन थे तो किसका डिटेल से वर्णन करेंगे हम। सुमाचीन, फयान, ह्वेनसांग, सुंगयून, इत्सिंग, इस सब का डिटेल से वर्णन करेंगे। किस किस के शासनकाल में आए थे, क्या क्या इन्होंने कुछ कहा था, किन किन राजाओं को इन्होंने नाम दिया था, वो भी लिखेंगे, पढ़ेंगे। सुमाचीन, ये प्रथम था। चीनी इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? सुमाचीन को कहा जाता है। प्रथम चीनी यात्री था जिसने भारत के संबंध में लिखा, लेकिन ये भारत कभी नहीं आया। कौन नहीं आया था? सुमाचीन। फयान और फैसेन, जन्म कहाँ हुआ था? वू यांग में। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में तो। और वू यांग में इनका जन्म हुआ था। फयान का मूल नाम था कुंड। इसका किसका नाम था? फयान का मूल नाम क्या था? कुंड। और पुस्तक थी फोक्यो की, इनकी पुस्तक थी। और गवासोंग फॉसमैन जुआंग, इन बौद्ध राजतंत्रों का वृत्तांत, बौद्ध राजतंत्रों का वृत्तांत था। ये भी बौद्ध भिक्षु था। और यहाँ सब आए थे, जब जितने भी चीनी आए थे ना वो बौद्ध भिक्षु ही आए थे और बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए ही भारत आए थे। इनका अंग्रेजी में अनुवाद जेम्स लेगे तथा गाइड्स ने किया था। इनका अंग्रेजी में अनुवाद जेम्स लेगे और गाइड्स ने किया। यात्रा उत्तर पश्चिम जाते वक्त जल मार्ग चंपा से ताम्रलिप्ति, बंगाल, लंका, पूर्वी द्वीपों से होकर यह 30 देशों तक यात्रा की। 60 वर्ष तक चांगान में, 77 वर्ष तक चीन पहुंचा। यानी कि 60 वर्ष तक चांगान से यहाँ इसने शुरू की थी यात्रा और 60 वर्ष से, और 77 तक वह चीन पहुंचा और भारत में 14 वर्षों तक रहा था। कौन रहा था? फयान रहा था 14 वर्षों तक। और 399 से 444 एडी तक रहा था। और चांडालो, कोडियो एवं निःशुल्क चिकित्सालयों का वर्णन करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। वेरी इंपॉर्टेंट है। चांडालो, कोडियो और निःशुल्क चिकित्सालयों का वर्णन करने वाला प्रथम चीनी यात्री था फयान। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त राजवंश था ना, उसके शासनकाल में आया था, लेकिन इसने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन अपनी बुक में नहीं किया। खोतान और पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहा, संस्कृत सीखी। मध्य देश में 6 वर्ष रहा था। ये कौन? फयान है, हैंसांग नहीं। फयान, इसके अनुसार गया, कपिल वस्तु और बौद्ध विहार उजड़ चुके थे। इनके अनुसार यह अशोक के 6 स्तंभों का उल्लेख करता है। उसने कहा मुझे वापस जन्म मिले तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूंगा, फयान ने कहा था। कौड़ियों को गुजर प्रतिहार अभिलेख में कप्रदक कहा है। कौड़ियों को फयान ने और लिखा था कि राजा है ना कोई दंड नहीं देता था, दंड के बिना ही शासन करता था। यानी कि दंड का उल्लेख नहीं है इतना। और उन्होंने अपने सुख समृद्धि, मध्य देश की सुख समृद्धि का भी वर्णन किया है। और ताम्रलिप्ति में 2 वर्ष रुका था ये। ताम्रलिप्ति यानी कि बंगाल में 2 वर्ष रुका था ये। और इन्होंने कुछ कहा था कि बौद्ध संपन्न लोग थे ना वो अस्पताल बनाते थे। ये भी इन्होंने कुछ लिखा था अपनी बुक में। सुंगयून हून शासक मीर कुल को एठा कहता है, यानी कि मीर कुल के शासनकाल में आया था। इसकी राजधानी गांधार बताई। मीर कुल कश्मीर में युद्ध कर रहा था जब वो भारत आया था। कश्मीर में युद्ध हो रहा था ना तब ये भारत आया था। सुंगयून चीन का था। यह भारत में 3 वर्ष रहा, 170 ग्रंथों का अध्ययन किया। इन्हीं के समय चीन की सम्राज्ञी हिमसंग ने भारत को हिव संघ को भारत भेजा था, चीन की सम्राज्ञी ने। अब हम पढ़ेंगे हैंसोंग। युआनसांग या स्वैन जंग इसका पूरे नाम है। होनन प्रांत में
में चीन लिऊ में जन्म हुआ था इनका। वुहान में किसका हुआ था? फयान का। जबकि होनन प्रांत में हेनसोंग का। होनन हेनसोंग ऐसे याद भी रख सकते हो। उपनाम तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, नीति का पंडित, ये सब हेनसोंग के नाम थे। इनकी उपाधि थी महायान देव, मोक्ष देव। नालंदा में इनको कहा जाता था मोक्ष देव। इनकी पुस्तक थी सी यू की दा चांग सी यू जी। उसने भी मित्र शिष्य हेली या हुईली ने भी इसकी जीवनी लिखी थी। तो हुईली या हिली ने भी जीवनी लिखी थी किसकी पुस्तक पे? सी यू की पे पुस्तक पे लिखी थी, जो हेनसोंग का शिष्य था या मित्र था। इन दोनों पुस्तकों में अंग्रेजी अनुवाद एस बिल और एक अनुवाद कॉटर्स ने किया था। एस बिल और कॉटर्स ने इनकी जो पुस्तक थी सी यू की और दोनों की पुस्तक थी, दोनों के पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर यात्रा मार्ग क्या क्या था? जिस तरह फयान है ना, वो जल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से गया था। उसी तरह हेनसोंग है ना, हेनसोंग जो आया था वो स्थल मार्ग से आया था और स्थल मार्ग से ही गया था। कौन गया था? हेनसोंग। और यात्रा 16 वर्ष या 16 वर्ष है ना, ये आपको मिलती है सौरभ चौबे की बुक से। 15 वर्ष है ना, ये BA फर्स्ट ईयर की बुक से इसकी डेट मिलती है कि यात्रा वर्णन इतने साल तक ये भारत में रहा था। 629-30 ऐसे मिला के तो 15-14 ही होते हैं, 15-16 ही। और 645 तक यात्रा का सांग एन से शुरू की थी इन्होंने। और इनका शासन का ये टाइम था जब ये भारत में रहा। 6 वर्ष नालंदा में, 1 वर्ष शीलभद्र के योगाचार का दे, शीलभद्र के नेतृत्व में, उन्हीं के पास में रहे थे 1 वर्ष। तो शीलभद्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 6 वर्ष नालंदा में रहे थे। अमरावती में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। सर्वप्रथम कपिसा पहुंचे थे। ये परीक्षा फर्स्ट ग्रेड में आया था कि हेनसोंग भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो सर्वप्रथम कपिसा पहुंचे थे। पश्चिम में महाराष्ट्र, भीनमाल, सिंध और पूर्व में बंगाल, ओडिशा, कामरूप की यात्राएं की थी। ये भारत का मैप है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, गैरिक मर्दबांड वहां से है, लेकिन इनको मैप मुझे मिल रही रहा था तो दूसरे कोई भी आपको मैप से समझा दूं कि ये महाराष्ट्र में आए थे हेनसोंग, फिर आए थे यहाँ सिंध में भी गए थे हेनसोंग, और यहाँ हमारे राजस्थान में भीनमाल में भी आए थे। तो ये पश्चिम की यात्रा इनकी यहाँ थी। और ये पूर्व में किस तरफ गए थे? कहाँ कहाँ गए थे? ये वो पूर्व का है, यहाँ उड़ीसा, यहाँ बंगाल और यहाँ कामरूप। कामरूप किसे कहते हैं? असम को कहते थे कामरूप। इन तीनों की पूर्व की यात्रा भी इन्होंने की थी, यानी कि पश्चिम में भी गए थे हेनसोंग, पूर्व में भी गए थे। कहाँ कहाँ गए थे और बता दूं? और ये कश्मीर में भी गए थे, कश्मीर में भी गए थे। ये देख सकते हो, ये कपिसा पहुंचे थे, फिर मैंने बता दिया भीनमाल, महाराष्ट्र और सिंध में, और फिर गए थे ये पश्चिम में गए, फिर पूर्व में गए थे बंगाल, ओडिशा, कामरूप की यात्रा की। कश्मीर में कारकोट वंश का शासक था। कारकोट वंश जब मैंने आपको राजधानी पढ़ाई थी, पूरी डिटेल से राजधानी कलन का वीडियो दिया था आपको मैंने, उसके अंदर बताया था आपको कि जिसके अंदर कलन की राजधानी में 8 तरंग थे। 8 तरंग में 1, 2, 3 तरंग है ना, वो प्राचीन इतिहास था जम्मू कश्मीर में का, और 5, 6, 7, 8 थे ना, 5 जो तरंग थे उसके अंदर 3 राजवंश थे, जिसके अंदर एक कारटूस राजवंश का भी वर्णन मैंने किया था। और दक्षिण में पल्लवों की राजधानी कांची भी गए थे। ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन महामल का ना शासन था, पांड्य नहीं गए थे। ये पल्लवों की राजधानी कांची तो गए थे, लेकिन पांड्य नहीं गए थे। कौन नहीं गए थे? हेनसोंग नहीं गए थे। और पांड्य देश को मालकूट कहा था, किन्होंने कहा था? हेनसोंग ने कहा था। पंजाब में साकल, यूपी में उत्तर प्रदेश डाकुओं का शिकार हुए थे। ये पंजाब में एक साकल स्थान है, यूपी में उत्तर प्रदेश में भी था एक स्थान जहां ये डाकुओं का भी शिकार हुए थे हेनसोंग। सीयूकी में किस किस का वर्णन है? 128 देशों का वर्णन है, जिसमें नालंदा, तिलोदक, बोध गया के विहारों का उल्लेख है। कांची जन्मभूमि थी किसकी? बौद्ध धर्म की। शतद्रु भटनेर केंद्र था बौद्ध धर्म का। भटनेर राजस्थान में, ये भी याद रखना। मणिपुर और सिंध के शासक थे ना, वे शूद्र थे। ये भी किसके अंदर है? सीयूकी में वर्णन है इसका हेनसोंग ने। यह हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। हर्ष को शिलादित्य कहा था इन्होंने। क्या कहा था? शिलादित्य। किसने कहा था? हेनसोंग ने। इसके अनुसार भारत ब्राह्मणों का देश था। शूद्रों को शुद्ध कर सकते हैं ना, उनको शूद्र कहा जाता था, कर्षकों को शूद्र कहते थे। और भारत ब्राह्मणों का देश था। हर्ष को शिलादित्य कहा था। किसने कहा था? हेनसोंग ने कहा था। और यहाँ सती प्रथा, विधवा विवाह प्रचलित नहीं था, ये भी हेनसोंग ने कहा था। अश्वघोष देव, नागार्जुन, कुमारजीव संसार शक्तियों का इनके सबसे बड़े इनको इतिहासकार बताया। अश्वघोष देव, नागार्जुन, कुमारजीव जो साहित्यकार थे ना प्राचीन भारत में, उनको उन्होंने अच्छा बताया। यहाँ से जाने पहुंचाने के लिए हर्ष ने जालंधर में राजा उदित को नियुक्त किया था। हर्ष ने जालंधर के राजा उदित को नियुक्त किया था। यह बुद्ध की चंदन की मूर्ति और 137 बौद्ध ग्रंथ लेके गया था। और इन्होंने सीयू की पुस्तक है ना, उसके अंदर एक और वर्णन है कि कामरूप कहाँ किसको कहते हैं? असम का राजा था ना भास्कर वर्मन, उसने फयानी हेनसोंग को नियंत्रण भेजा था, निमंत्रण, लेकिन वो नहीं आया था। तब नहीं आया तो उसको क्या कहलवाया, क्या भेजा किसी राजदूत के साथ कि मैं अपनी सेना व हाथी लेकर नालंदा को मिट्टी में मिला दूंगा।
तब मजबूर होकर हेनसांग को गुवाहाटी, असम है ना, इसकी राजधानी क्या थी, गुवाहाटी जाना पड़ा। जब ये गुवाहाटी असम में गया ना, तो असम में जाके जब भास्कर वर्मन के पास रहा, तो हर्ष ने उसको जो संदेश भेजा कि हेनसांग को मेरे पास भेजो। तो ना भास्कर वर्मन ने क्या कहा कि हेनसांग को मैं आपके पास नहीं भेजूंगा, तब नहीं भेजूंगा। और उसमें भास्कर वर्मन ने कहा कि वह चीनी यात्री के बदले में अपना सिर देना पसंद करेगा, लेकिन हेनसांग को नहीं भेजेगा। किसने कहा था? ये भास्कर वर्मन ने कहा था। जब हेनसांग को नहीं भेजा, तब उन्होंने नालंदा के जो कुलपति थे उनको कहा था कि मैं नालंदा को हाथी और सेना लेकर नष्ट कर दूंगा। ये इसके कहावत इंपोर्टेंट थी जो इस बुक में लिखे हुए हैं। सीयू की जो पुस्तक है हर्ष की, और कुछ इंपोर्टेंट है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट में आपको अभी इत सिंह रहा है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 10-15 मिनट का वीडियो और बनाऊंगी, और आधे घंटे 1 घंटे में तीनों यात्रियों का वर्णन, 3 विदेशी यात्रियों का वर्णन पूरा करेंगे। अरबी यात्री अब रह चुके हैं, उनको एक वीडियो और बनेगा, उससे पूरा कर देंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सौरभ चौबे की बुक और दृष्टि नोट्स के साथ।